हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब घर पे फाइन है। तो बच्चों, हमारे पेपर मिड टर्म के एग्जाम खत्म हो चुके हैं ना। एक्टिविटीज भी आई होप सबने सभी सब्जेक्ट्स की एक्टिविटीज बना ली होंगी, है ना। तो अब हम स्टडी शुरू करेंगे। अच्छा, एक्टिविटीज बनाने में मजा आया आप लोगों को? खूब फन किया होगा ना, आया मजा? ओके, तो हम अब अपना सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम गुलमोहर पुस्तक का पाठ 8 आज रीड करेंगे। आइए, हिंदी की क्लास में, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। चलो आगे हम बुक में रीड करते हैं पाठ 8। ये है हमारा सेकंड सेमेस्टर का पाठ 8, जो कि सेकंड सेमेस्टर का पहला पाठ है, लेकिन वैसे क्या है, पाठ 8 प्रथम राष्ट्रपति का बचपन। तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके बचपन के बारे में इस पाठ में बताया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। सेकंड सेमेस्टर पाठ 8, जो कि सेकंड सेमेस्टर का क्या है, पहला। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग पेज नंबर 63। 5वें या छठे वर्ष में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। 5वें या छठे वर्ष में मेरा अक्षर आरंभ, ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अक्षर प्लस आरंभ। तो प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये देखिए, ये बच्चों को बता रहे हैं कि मैंने लिखना कब शुरू किया, अक्षरों का आरंभ, अक्षर लिखना कब शुरू किया, 5वें या छठे वर्ष में, 5वें या छठे साल में। उस समय की प्रचलित कथा के अनुसार अक्षरा आरंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जो उस समय में क्या था, प्रचलित कथा के अनुसार, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम में क्या प्रचलित था, चलन में क्या रिवाज था, क्या रिवाज था कि जब भी बच्चे को अक्षर लिखना शुरू करवाया जाता था, तो मौलवी साहब जो होते थे, मौलवी साहब उनसे बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करवाया जाता था। जैसे हम अपने रब को, भगवान को याद करते हैं, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुसलमान थे ना, तो उनके मौलवी साहब क्या करते थे, बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते थे। जो भी बच्चे को अक्षर शुरू करना होता था लिखना, तो उनको बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते थे। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, जिस दिन अक्षर लिखना शुरू हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई, हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। सुपुर्द मतलब उनको सौंपे गए। एक मैं और दूसरे वे जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। कौन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि एक तो मैं था, एक मेरा चचेरा भाई था। कुटुंब क्या होता है? परिवार। और तीसरा जो है यमुना प्रसाद, तीसरे का क्या नाम था? यमुना प्रसाद, जो हम दोनों से बड़े थे। यमुना प्रसाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके चचेरे भाई से बड़े थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। शैतानी में आगे रहा करते थे यमुना प्रसाद जी। उनके एक चचा जो मेरे भी चचा थे, यमुना प्रसाद के जो चाचा थे, वो इनके भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। पिताजी के छोटे भाई थे और उन्होंने पिताजी से कई गुण लिए थे, सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। ये सारी उनकी खूबियाँ थी, बंदूक और गुलेल चलाना भी, घोड़े की सवारी करना, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र स्वभाव के आदमी थे, विचित्र अनोखे स्वभाव के। बहुत सी बातों पर
उनका दावा था बलदेव चचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। ये क्या लिखा है? बहुत सी बातों पर उनका दावा था, वे बहुत सारी बातों पर दावा करते थे। बलदेव चचा जो राजेंद्र प्रसाद के चाचा थे, उनका नाम क्या था? बलदेव। बलदेव चचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते, मौलवी साहब को अलग अलग तरह की बातें बताते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वे भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो जानते हैं या कर सकते हैं। उनको उत्साह देकर क्या या ये कहलवा देते कि चाहे मुझे कोई भी काम ना होता लेकिन मैं कर सकता हूँ और जानता हूँ। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा मौलवी साहब के साथ शतरंज खेलते पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कुतूहल से सुनते, कुतूहल बड़े आश्चर्य से, उत्साहित होकर सुनते। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। जब हंसने का टाइम होता तो हंस भी लेते थे, मौका अवसर। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से क्या कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगा सकते हैं। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना अच्छी तरह से जानते हैं। बलदेव चचा सब समझ गए। मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। उन्होंने गुलेल और गोली उनको सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा। मौलवी साहब ने जब बंदर को गोली मारी, गुलेल को खींचा तो क्या हुआ, उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। सहम कर दुबक कर बैठ गए। जब चोट का दर्द हुआ, गोली बंदर की बजाय वे खुद को मार बैठे थे। गोली जो है बंदर को मारनी थी और उन्होंने खुद को मार दी। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। सबने क्या कहा? यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे? मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे? वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। बेखौफ, बिना डर के। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। बलदेव चचा ने क्या सोचा कि मैं मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देना चाहता हूँ। कोई काम वे नहीं जानते। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उनके बारे में ये कहे कि उनको कोई काम नहीं आता। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर, दरख्त क्या होता है? वृक्ष। देखिए, ये देखो वृक्ष, दरख्त वृक्ष पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। गिद्ध बैठा हुआ था वृक्ष पर
वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था उस गिद्ध को। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वह पुराने किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर ज्यों ही घोड़ा दबाया, जो बंदूक को चलाने के लिए हम दबाते हैं ना नीचे से, उसको क्या बोलते हैं, घोड़ा, कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े, खुद गिर पड़े। गिद्ध को मारी थी गोली, गिद्ध के जगह वो खुद गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए, दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वो मौलवी साहब चले गए, उसके बाद दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे। गंभीर जो है बिल्कुल जो सीरियस, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सीरियस, वे बहुत गंभीर थे। मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव के, गुस्से से स्वभाव वाले, गंभीर, बिल्कुल किसी से न बोलना न चलना, ना कोई मजाक करना, और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। 5.5 दिन यानी 5.5। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद, दोपहर तक तो फारसी पढ़ते थे, और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। तो ये पेज नंबर 65 पे हमने यहाँ तक, इस पैरे तक पढ़ लिया है। ठीक है, आपने भी अच्छे से रीड करना है। ओके, टेक केयर बेटा।